स्वागत है आप सभी का 10 कदम दा ट्रेड में फिर से। और हम आज इस सेशन के मतलब आज के इस ट्रेड सेशन के 20 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक भाग में आ चुके हैं। रिलायंस की प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है, फ्रीज लेवल्स और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो प्राइस डिस्कवरी है वो भी हो चुकी है। बतौर निफ्टी के 3 दिन के लिए जो 51वां स्टॉक होगा उसके तौर पे वो प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आइएगा। और बस 1 मिनट बाकी है और ये कार्यक्रम आप मेरे साथ देखेंगे और कुछ देर में आशीष भी होंगे मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में। और जो क्रम है इस कार्यक्रम में आज मेहमानों से बातचीत करने का वो इस प्रकार है। सचिदानंद उत्तेकर, गौरव बिस्सा फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे। पिछले कार्यक्रम से अमित सेठ, प्रकाश का बसा हमारे साथ शिरकत करेंगे। आज कैनफिन होम्स की मैनेजमेंट से हम मुखातिब होंगे। नंबर्स आए, अच्छे आए, वो कैसे रहे नंबर्स उस पर करेंगे बातचीट और नेक्स्ट क्वार्टर के आउटलुक क्या है। और साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ श्री राकेश अरोड़ा, फाउंडर goldsindia.stocks.com के मौजूद होंगे। इनसे करेंगे बातचीत। एक बार इंडेक्सेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 19762। और मैंने सुबह भी आपसे बातचीत में कहा था कि हमें उस प्राइस डिस्कवरी तक रिलायंस की एक कंट्रोल्ड वे में जो डिप आएगा शायद उसको बाय करना चाहिए। अभी तक दैट बेस वन स्क्रीन पे है। कुछ स्टॉक्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं आज बहुत अच्छी तरीके से, उसमें बलरामपुर चीनी टॉप गेनर्स में, एम्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज गेल, ग्लेनमार्क फार्मा शामिल है। और बैकफुट पे आज कंप्लीटली चोला फाइनेंस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एसबीआई कार्ड्स और आइडिया आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब आप लेके आइएगा रिलायंस। एग्जैक्टली देखिए ये प्राइस डिस्कवरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो आपके टिकट के निचले भाग पे है। बट अब हमें सरोकार है रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो अब ट्रेड होगा 2598, 2599, करीब करीब 1% इस वक्त अगर आप देखें तो ऊपर ट्रेड करता हुआ 25 रुपये ऊपर। अब इंडेक्स को एक स्टेबल होने का मौका मिलेगा। इट्स 19781। ये देखिए तो निफ्टी ने इस डिप का इंतजार किया जब तक ये प्राइस डिस्कवरी हो रही थी और अब थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ। ये देखिए जो शुरुआती टिक्स से टर्बुलेंस है अब बाहर निकल के आता हुआ, अब एक क्लियर व्यू हमें मिल रहा है। बाकी ये देखिए जो अर्निंग्स जो ड्यूरिंग द डे आएंगी वो अपनी भूमिका निभाएंगी, स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालेंगे। बट एक इवेंट बाजार का सुबह सुबह जो 1 घंटे का था वो क्लोज हुआ 2601 का सर यहाँ पे 2604 का। अगर मैं रिलायंस की कोर स्ट्रेंथ को देखूं, कल याद रखिएगा अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में हुआ था। ठीक है वो एक बाइंग आनी थी इसमें, बट ये स्ट्रक्चर अगर आप आइसोलेशन में देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बट क्योंकि मैंने टिप्पणी की है तो याद रखिएगा एक स्टडी डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। सिर्फ टिप्पणी मैंने स्ट्रक्चर और डेटा के आधार पर की थी। सचिन गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रीज पे। अब क्योंकि आपको एक रिलायंस का एक सही अनुमान मिल गया है, उसका स्ट्रक्चर आपके पास है जिससे चार्ट आ ही चुके होंगे। अब निफ्टी पर और रिलायंस पे आपका व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। जी बिल्कुल, इनफैक्ट पहली बार हो रहा है कि लगभग एक फ्रेश नई ओपनिंग नजर आ रही है। एक ऑलरेडी ओपनिंग मार्केट में हुई थी, रिलायंस के अभी एक्टिवेट होने के बाद वापस एक फ्रेश पेडिग्री मिल रही है। जिस तरीके से मार्केट में अभी एक करेक्शन आया है, मुझे लग रहा है 19,740, 19,750 ये एक अच्छा बेस है। एंड उसी पर्टिकुलर बेस से वापस यहाँ पर रिबाउंड होने का सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली कहीं पर भी बदलाव नहीं है। इनफैक्ट ये जो डिक्लाइन मिले हैं वो काफी हेल्दी है इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। एंड हमारा व्यू अभी भी इम्पैक्ट है कि लगभग अराउंड 19,940 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 19,710 आई थिंक, जहां पर इसका 5 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज अभी फिलहाल प्लेस्ड है। जब तक उसके नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड ये डिक्लाइंस काफी हेल्दी है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी 19,710 के स्टॉप लॉस के साथ 19,940 के टारगेट के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देखो तो वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी है। 45,500 के आसपास का बेस काफी स्ट्रांग है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 46,000 का जो लेवल है वो आज के सत्र में इजीली ब्रेक होना चाहिए। एंड 46,100 200 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर नेट स्टांस आपको पॉजिटिव ही रखना है। एंड जिस तरीके से मार्केट में रीपोजिशनिंग हुई है रिलायंस की, तो आई थिंक रिलायंस ही इस पर्टिकुलर मूव में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। अच्छा वो अनुज जी नहीं है, हम हैं। ये है रिलायंस पे व्यू भाई सचिन जी का। आप हैं तो क्या गम है? आप हैं तो क्या गम है? नहीं पहले भी कोई गम नहीं था, पर मैंने बता दिया हम हैं। अच्छा वो हमें तो याद आया, अच्छी बात है। वो याद है वो बोले बम है फटू याद है, वैसी फीलिंग आ रही थी।
किसका जो था। ठीक है, चलिए अब जरा बढ़िया सी पिक्स का तड़का हो जाए। मार्केट्स अब थोड़ा सा अब सेकंड लेग की तरफ अप्रोच कर गए। रिलायंस सेटल हो गया, जियो फाइनेंशियल का भाव निकल आया 262 रुपए एनएसई पर, और लाइकवाइज कैलकुलेशंस ड्रॉ कर लीजिएगा, 7-8 रुपए का फर्क पड़ेगा बीएसई पे। तो अब से 51st स्टॉक निफ्टी का और 31st स्टॉक सेंसेक्स का जियो फाइनेंशियल बन गया भाई। रिलायंस डीमर्जर के बाद एडजस्टमेंट्स के बाद अब इस समय 26 पे कामकाज करता हुआ 50 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस समय की बढ़िया पिक्स का तड़का ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज इस शो में हम दरअसल कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट से बातचीत करने वाले हैं। आज इस शो में हम मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में राकेश अरोड़ा साहब से बातचीत करने वाले हैं। सारा एक्शन आगे, लेकिन पहले गौरव के पास चला जाए। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से, क्या नजर, कहां रडार पे है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, मणिधर जी, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अगर मौका है और मोमेंटम है जो है पीएसयू बैंक में है, जहां पे अगर आप अगेन आप देखेंगे, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक फ्लेवर फिर से लौटा है। थोड़ा लेट जागे हैं लेकिन अभी जागना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक एक है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। अगर आप कैनरा बैंक के चार्ट देखेंगे तो एक ब्रेकआउट रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया, फ्रेश स्विंग हाई बना रहा है। पॉइंट इन फिगर चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ आशीष, तो वहाँ पे डेली चार्ट्स पे 0.5/3 के सेटिंग्स में अगर देखा जाए तो एक क्लस्टर टारगेट आ रहा है 378 का। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 320-322 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 378 के लेवल्स के लिए आपको प्ले कर सकते हैं। वो अगर सस्टेन हो तो 400 का भी अटेम्प्ट एक बार मार सकता है ये। तो पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो कैनरा बैंक में होगा। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है एसआरएफ पे। जहां पे भी देखेंगे अगर आप अच्छा खासा करेक्शन आया है, अब तकरीबन 2200 के आसपास में एक बार थमा है ये। प्रीवियस स्विंग लो के आसपास में है ये, मल्टी ईयर चैनल सपोर्ट के आसपास में है। तो अगर ये होता है 2180-170 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड है ये काफी स्विफ्ट और काफी, और 2170 को बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑडियो में ग्लिचेस आए। बाहर बारिश हो रही है क्या गौरव? बहुत जी आज तो नहीं, सुबह ऑफिस के टाइम पे आई थी, जो उसका मुहूर्त हमेशा होता है गीला करने के लिए। जब ऑफिस पहुंचा तो बारिश बंद हो गई। हाँ, वो गाड़ी से लेकर ऑफिस के पोस्ट तक घुसते टाइम तो आ ही जाती है, सुबह सुबह गड़बड़ा जाता है मामला। खैर, कैनरा बैंक और एसआरएफ दोनों पिक्स के तौर पे गौरव की तरफ से, इनग्रेड की तरफ से रडार रखिए, लेवल स्क्रीन पर थे। गाबा सर, फिर से गुड मॉर्निंग। गाबा सर, इस समय के टॉप आइडियाज कौन से, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? गाबा सर, अनम्यूट करेंगे तो वीरू को पता चलेगा आप पार्टी कब दे रहे हैं। ओह नहीं, इसलिए तो मैंने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ऐसा है कि सबसे अच्छा लगता है मुझे आज इस वक्त वो है फार्मा क्षेत्र, और फार्मा क्षेत्र में लगता है मुझे ध्यान देना चाहिए औरोबिंदो फार्मा। ट्रेड कर रहा है 757, स्टॉप होगा 750 का। मुझे लगता है 775 तक जाना चाहिए औरोबिंदो फार्मा। और दूसरा स्टॉक मुझे पता नहीं क्यों कुछ फिल्म आ रही है क्या, स्टॉक का नाम है पीवीआर आइनॉक्स। भाई साहब बता देता हूं गाबा सर, हाँ, दो आ रही हैं, ओपनहाइमर और एक बारबी। बस इसीलिए ऊपर जा रही है। ओपनहाइमर के तो सेल्स के आंकड़े ऐसे चौंकाने वाले हैं, प्री बुकिंग गजब के नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, आप स्टॉक बताओ, पीवीआर आइनॉक्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, 1452 पे चल रहा है, 1440 का स्टॉप लगाना चाहिए। लगता है 1480 एक फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद ही अगर तेजी बनी तो 1500 भी पॉसिबल है पीवीआर आइनॉक्स में। तो यस, पीवीआर आइनॉक्स। अच्छा, पता है आशीष, पार्टी के लिए मैं किसी टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करता। मैंने खुद ही कल प्रकाश सर को फ़ोन कर लिया था। यस, जब जैसे ही मुंबई लौट के आए, लैंड हुए ना, मैंने तभी फ़ोन कर लिया था। नहीं, आपको क्या लग रहा है मैं आपके लिए चिंतित नहीं हूं? जैसे ही आप लैंड करेंगे मैं सीधा आपको गाबा सर के पास पार्टी के लिए लेके जाऊंगा। एक बात है आशीष, बहुत नजदीक। एक बात है, मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला हम आशीष को भी बुलाएंगे। ये मैं आपको पक्का बताता, ये उनकी पत्नी की बात नहीं, सामने सामने बोल रहा हूं। भैया जल्दी आइए यार। चलिए, रहेगा उस पार्टी का इंतजार। देखते हैं अब अगला आने का मुंबई प्लान कब बनता है। वैसे सर बताऊं आपको, तर्क संगत ये है कि आप लोग दिल्ली आइए। आशीष, प्रकाश सर, आप लोग दिल्ली आइए, किसी दिन इस स्टूडियो का लुत्फ उठाइए, नई बिल्डिंग का लुत्फ उठाइए, दिल्ली आइए।
दिल्ली तो आ रहा हूँ। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, पहले तो नहीं था लेकिन अब है। खैर अमित जी, आपके 2 कन्विशन आइडियाज। वीरेंद्र जी, इस समय का टॉप पिक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। क्लियर इसमें स्विंग ब्रेकआउट है, काफी अच्छा मोमेंटम है। 5322 का इसका प्राइस है डॉक्टर रेड्डीज का। टारगेट्स रहेंगे 5450 रुपए के और स्टॉप लॉस रखूंगा 5250 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो एक राउंडिंग फॉर्मेशन से अपना 10 और 20 डेमा से बाहर आ रहा है आफ्टर द पुल बैक। तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। 301.6 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 308 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 297 का। ओके, और HPCL है, सुबह सुबह BPCL HPCL दोनों ही ट्रेड्स हमने पिक किए थे। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, कन्विशन आइडियाज? वीरेंद्र जी, दोनों आइडियाज मैंने ऐसे चुने हैं जहां पर एक टाइम एंड प्राइस करेक्शन काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है एंड कहीं चाहकर ये दोनों स्टॉक्स अपने बेस के नजदीक ट्रेंड हो रहे हैं। पहला स्टॉक मैंने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ओवरऑल अगर इसका भी स्ट्रक्चर देखे तो PSU बैंक के इस पर्टिकुलर रैली में इसका बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन फिलहाल आया नहीं है, बट स्ट्रक्चरली एक काफी बड़ी अपमूव के बाद एक अच्छा करेक्शन आया था और करेक्शन के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कल के सत्र में वापस एक इनसाइड बार फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है एंड जो सपोर्ट बेस है लगभग अराउंड 198 के आसपास का, आई थिंक इसने ये बेस काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है काफी अच्छी एलिवेटेड अपमूव ट्रिगर होनी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। सो 210 की ट्रेडिंग टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अभी फिलहाल डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 198 पे लगाना है फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक है वो है सीमेंस का। यहाँ पर भी अगर हम पिछले 3 हफ्तों का डेटा देखें तो लगभग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड 3700 के आसपास बार बार रिविजिट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन एग्जिबिट हुआ था, रिकन्फर्मिंग द बेस एंड वहीं से कहीं जाकर अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के आसपास वापस इसने एक उछाल दिखाया है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 3760 के ऊपर का, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में बनेगा। प्रियम कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को, इसीलिए 3685 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 3830 के टारगेट के लिए। हो गए बेहतरीन वाले सारे टॉप कॉल्स इस समय के, 10 के दमदार ट्रेड्स। बातचीत करूंगा कुछ और बजिंग स्टॉक्स पे इसी पैनल के साथ, लेकिन इस समय कैनफिन होम्स के नंबर्स पे बातचीत करेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, आज खुलते ही बाजार पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। इस कंपनी के MD और CEO सुरेश अय्यर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुरेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अच्छे नंबर्स दिखाइएगा। नंबर्स और उसमें मुनाफा जो स्ट्रीट एस्टिमेट लगा के बैठा था उससे बेहतर आंकड़ा कैनफिन होम्स का, और मेरे ख्याल से उसकी पीछे एक बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो NIMs जो एक्सपैंड कर रहे हैं। और सुरेश सर, ये पिछले कई क्वार्टर से NIMs क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इस बार वो ट्रेंड अरेस्ट करके दिखाया आपने, NIMs एक्सपैंड करें। क्या व्यू बन रहा है सर? एक तो ये एक्सपेंशन कहां से ड्राइव हुए हैं, प्लस सब लोग बाजार में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो साइकिल टर्न होगी, NIM एक्सपेंशन की कड़ी ठंडी पड़ती न रहेगी। उस केस में आपके एक्सपेंशन अब शुरू हो रहा है, ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी? देखिए, हमारे जो एसेट साइड पे जो रीसेट है वो एनुअल रीसेट है। इसकी वजह से पिछले साल जो हमने रेपो इंक्रीज जो इम्पैक्ट मार्केट में देखा था, लायबिलिटी साइड में हमारा पूरा इम्पैक्ट आ गया था, जबकि एसेट साइड पे जो इम्पैक्ट है वो लैग्ड इफेक्ट से आया है। ये हमने पिछले साल ही बताया था कि वी आर एट द फैग एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड वी विल सी एन एक्सपेंशन। सो वही एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे जो एसेट साइड पे जो रीसेट हो रहा है वो हुआ है, इस साल शुरू हुआ है। सो वी विल बी एबल टू वी हैव सीन दिस इंक्रीज इन द NIMs। मतलब 3.37 लास्ट क्वार्टर के सामने 3.48, तो ऑलमोस्ट 11 बेसिस पॉइंट्स का, एक्चुअली एडजस्ट करूं तो 17, जो भी मार्जिन जो एक्सपैंड हुए। अब हम खड़े हुए 3.48% के आसपास। ये एडजस्टमेंट एनुअल था, उसका फायदा मिला। यहां से ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? एक्सपेक्ट करूं सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ये एक्सपेंशन लाइकली कंटिन्यू करेगा? देखिए, थोड़ा और एसेट साइड पे एक पोर्टफोलियो है जिसमें रीसेट होना बाकी है, तो उसकी वजह से अबाउट 3 to 5 बिप्स का इंप्रूवमेंट और हो सकता है आगे जाके इन द कमिंग क्वार्टर। बट देन वी कैन एक्सपेक्ट के 3.5% के हिसाब का हमारा NIM और वो मेंटेन हो पाएगा, नंबर 3.52 के आसपास। ठीक है।
नंबर्स में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं थी, पर बस इस क्वार्टर में क्या हुआ, मार्जिन एक्सपेंशन अपनी जगह, वो एसेट क्वालिटी स्लाइटली डिटोरिएटेड सी नजर आती है सर। हाँ जी। क्यों? नहीं देखिए, इसमें एक तो ये नॉर्मल फर्स्ट क्वार्टर का इम्पैक्ट रहता ही है। ये सीजनल है जो थोड़ा इम्पैक्ट आता है, बट हमने बताया था कि हमारे जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है 695 करोड़ के, वो फरवरी से शुरू होके रिस्ट्रक्चरिंग से बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी एस्टिमेट किया था और गाइडेंस दिया था कि वी माइट हैव अ 0.55 से लेके 0.65 0.7 तक हमारा एनपीए बाय द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रक्चर्ड बुक। तो वही इम्पैक्ट थोड़ा दिखने को मिला है। ऑल्दो जो हमने एस्टिमेट किए थे 10% जितने बुक में इम्पैक्ट आएगा स्टेज 3 में, उतना नहीं हुआ है, उससे कम ही हुआ है। ओके मिस्टर अय्यर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस क्वार्टर में और यहाँ से आगे चलते हुए आपको डिमांड आउटलुक कैसा है, बोथ इन रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल? क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर का जो प्लेसमेंट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस क्वार्टर से 3 क्वार्टर पहले एक सब्सटेंशियल रेट हाइक्स, बट बिगिनिंग में ही आपको एक सरप्राइज मिला, रेट पॉज हुआ। तो ड्यूरिंग दैट दिस 3 months डिमांड क्या सडनली काफ़ी इमर्ज हुई, और आगे के लिए आपका आउटलुक बोथ इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल? देखिए, कमर्शियल में हमारे इतने प्रेजेंस है नहीं, क्योंकि हमारे जो इम्पैक्ट प्योरली रेसिडेंशियल पे है और हम वहीं फोकस करना चाहेंगे। बट रेसिडेंशियल में भी हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, एंड एटलीस्ट अफोर्डेबल में इतना नहीं, बट बाकी जो मिड सेगमेंट और हायर सेगमेंट में है वहां सप्लाई भी इंप्रूव हुआ है। तो काफी प्रोजेक्ट लॉन्चेस दिख रहे हैं मार्केट में, काफी अच्छे सिटीज में अक्रॉस द बोर्ड हमको दिख रहा है, नॉट ओनली इन सर्टन ज्योग्राफीज बट अक्रॉस द बोर्ड प्रोजेक्ट लॉन्चेस भी थोड़े दिख रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि सप्लाई भी आएगा तो डिमांड भी इसी तरह पिकअप रहेगा, हाई रहेगा। ओके नहीं तो मिस्टर अय्यर, क्योंकि मैं डिमांड पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, अभी कल हमारे साथ एक मैनेजमेंट मुखातिब हुई थी, बात भी कर रही थी वो, और इनफैक्ट मैं एनालिस्ट से भी बात कर रहा था, ये लग्जरी सेगमेंट में डिमांड कैसी है, और जो लो कॉस्ट हाउसिंग है 25, 30, 35, 50 लाख का ब्रिक जो ब्रैकेट है वो कैसा कर रहा है? मैं 2 डिफरेंट जो ब्रैकेट्स हैं उनके बारे में बात में कर रहा हूँ, लग्जरी और जो लोवेस्ट रेंज है वहां पे डिमांड कैसी है? देखिए, लग्जरी जो सेगमेंट है एक्चुअली इन मेट्रो सिटीज में इसकी काफी डिमांड पिकअप हुई है। इनफैक्ट काफी अच्छा पिकअप हो दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। सारे बिल्डर्स में ये जो 4 BHK वगैरह सब में काफी अच्छा 1.5 CR 2 CR एंड अबव में भी काफी अच्छा डिमांड दिख रहा है। बट हमारा जो मेन सेगमेंट है वो 25 lakhs to 75 lakhs अप टू 1 crore का सेगमेंट है। वहां भी वी आर वेरी होपफुल कि पिकअप होगा, और दिख भी रहा है हमें, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं 2 BHK सेगमेंट में, एंड स्लाइटली 2.5 BHK सेगमेंट में काफी डिमांड दिख रहा है। ये कुछ मन बना रहे हैं वीरू, लग रहा है। इससे जब भी पहले डीएलएफ आता है तो भी आप लग्जरी की डीएलएफ की बात करते हैं वीरू, और अभी सर जुड़े हुए हैं तब भी लग्जरी पे फोकस कर रहे हो, चल कर रहा है? नहीं, हम जहाँ हैं वही खुश हैं जनाब। अब अय्यर साहब से पूछ लीजिएगा आप कि प्राइसेस क्या हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ ना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ, ये आशीष कम से कम नहीं तो पिछले 1.5 साल में, आप यकीन मानिए, मतलब मैं तो खुद ही 2005 से दिल्ली में हूँ, NCR में हूँ, मैंने इस दौरान कभी भी इतना सब्सटेंशियल और सडन प्राइस हाइक रियल एस्टेट में कभी नहीं देखा, और डिमांड इस प्राइस पे भी बहुत स्ट्रांग है, आप यकीन मानिए। कल शाम को एक मुझे ब्रोकर का फोन आया, ऐसे ही, आशीष मैं बता रहा हूँ आपको, सही झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने ऐसे पूछा 3 BHK का प्राइस क्या है? कि सर 3 BHK आराम से आपको 3 करोड़ में मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वीकेंड पे टैची लेके आता हूँ, इंतजार करना मेरा। अय्यर सर बोले मुझे कहाँ फंसा रखा है इनकी चैट में। अय्यर सर, अच्छा एक दिक्कत और, बहुत अच्छा 20% प्लस AUM ग्रोथ के बाद लास्ट 2 क्वार्टर्स हम उस लेवल से पस्त पड़े, मेरे ख्याल से 18% के आसपास के इर्द गिर्द पिछले 2 क्वार्टर्स से। वो जो टारगेटेड 20% प्लस AUM है, कब तक वापस आएंगे? प्लस इसी के साथ एक सवाल और क्लब कर देता हूं, कैनफिन होम्स अपनी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज डाइवर्सिफाई करना चाहती थी, इसका क्या मतलब, क्या करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्या दिमाग में है? देखिए, ये गाइडेंस जो हमने दिया था वो 18 to 20% का ही है। सो सेकेंड हाफ में देखिए, ये नॉर्मली सीजनल रहता है, सेकेंड हाफ का डिमांड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो होपफुली बाय एंड ऑफ सेकेंड हाफ में वी शुड बी इंचिंग अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द AUM ग्रोथ।
और जहां सब इसका सवाल है, वी आर फोकसिंग मेनली ऑन द स्लाइटली हायर टिकट साइज सेगमेंट. वहां वी आर सेइंग डाइवर्सिफिकेशन इज मोर इन द सेगमेंट. हम अभी जो हमारा टिकट साइज है वो 20 to 25 लाख के सेगमेंट में है. बट जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, ये जो 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK में थोड़ा डिमांड है इन द सेमी अर्बन एंड मिनी मेट्रोज में. तो वहां जाके ये 25 to 1 crore सेगमेंट में वी माइट बी एबल टू थोड़ा बिजनेस दिख सकता है. और वहीं हम पुश कर रहे हैं. APF भी हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्डर के साथ टाई अप करके हम कर सकते हैं. तो वहां से थोड़ा डिमांड आ सकता है और वहां से हमारा थोड़ा बिजनेस भी आ सकता है. दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन. और पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़िया, पिछले काफी समय से इनफैक्ट स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, अच्छा पैसा बना निवेशकों का. यार सर, उसके लिए भी थैंक यू और इस बातचीत के लिए भी थैंक यू सो मच. सचिन, क्विकली कैन फिन होम्स का चार्ट चेक ले लें क्या? आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कोई दो राय नहीं है. इनफैक्ट अपने वीकली चार्ट्स पे देखें तो लगभग अराउंड 17 हफ्तों से अपने 5-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट कर रहा है. एंड ऑन द हायर साइड आई थिंक ट्रेजेक्टरी काफी हद तक ओपन है 920 तक की. तो ये जो अभी फिलहाल एक फ्रेश बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट हुआ था 800 लेवल के आसपास का, उसका ही यहाँ पर एक्सटेंडेड टारगेट मुझे लग रहा है जल्दी हासिल होना चाहिए, जो लगभग अराउंड 865 के आसपास प्लेस्ड है. तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके है. स्टॉप लॉस आपको 792 पे लगाना है. एंड अगर कंसोलिडेट होता भी है या करेक्ट होता भी है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इसे उतारने की. 865 के टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग्स बढ़ाने की सलाह होगी. चलिए क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं. ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में राकेश अरोड़ा साहब से बातचीत. भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बाजार हल्का पस्त है लेकिन 19,800 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी अभी भी वो इर्द गिर्द है, कह लीजिए 19,800 के आसपास. बाकी की डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी. मैं जा रहा हूं बिग मार्केट वॉइसेस में और goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे. राकेश सर, स्वागत है आपका. हम डिनाइल में रहते हैं. ये तेजी जो है ना, चौंका के चली गई है. कहां 16,800 और कहां ये स्तर आके 19,800 पे बाजार आके खड़ा हो गया है. अब हम इंतजार कर रहे हैं उस करेक्शन का. ऐसा कुछ आ नहीं रहा है दमखम, और अभी भी लगता है बहुत दमखम है बाजार में. एट 19,800 पहले तो कितना कंफर्ट लग रहा है आपको इस बाजार में. कोई कहता है वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, कोई कहता है नहीं साहब फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो अभी भी स्ट्रेच्ड नहीं है, ठीक है हिस्टोरिकल्स के आसपास ही नजर आएगा. आपका आंकलन क्या है सर? दरअसल बाजार कहां खड़ा हुआ है और हम इस बुल रन के, सो कॉल्ड बुल रन के कौन से फेज में पहुंच गए? आपने मेरे मुंह से बात छीन ली है. मैं खुद ही सोच रहा था कि ये डिसबिलीफ रैली जो आपने हिंदी में अच्छे से उसका वर्णन किया है, ये डिसबिलीफ रैली है. और इसीलिए जब डिसबिलीफ होता है तो लंबे आगे तक जाती है रैली. तो मुझे लगता है कि अभी और भी थोड़ा दमखम बाकी है इस रैली के अंदर. अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि हम 21,000 के नजदीक तक जाने का दम रखते हैं. और जिस तरह से FI इनफ्लोज चल रहे हैं काफी हद तक ये पॉसिबल भी है. और अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स में अगर देखता हूं तो आधा जो मार्केट है वो है फाइनेंशियल्स और IT. और इन दोनों सेक्टर में अभी भी इतना कोई वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है. बैंकिंग में तो बड़े बड़े दिग्गज अभी तो चले भी नहीं है. तो और IT में भी थोड़ा सा माइनर उछाल हमने देखा है. तो अगर आधा मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है और FI इनफ्लोज आते हैं तो मुझे लगता है कि और 5-7% की रैली और बन सकती है अभी मार्केट में. ओके. अच्छा राकेश सर, आप यकीन मानिए, अगर मैं एक ट्रेडर होता, मतलब कहीं बार ट्रेड कर रहा होता, या फिर एक जनरल अनुमान ये था कि आज से लगभग 3 महीने पहले फरवरी मार्च में कि मेटल्स को शॉर्ट कर दो, एक साइकिल ओवर हो चुकी है. बट मेटल्स ने काफी सरप्राइज किया. मेरे स्क्रीन पे अभी भी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक है. JSPL, JSW स्टील एट ऑल टाइम हाई. मेटल्स ने सरप्राइज किया. एक जो सामान्य धारणा थी कि भाई एक साइकिल ओवर हो चुकी है, इट्स नाउ टेक टू सम प्रॉफिट्स, वो गलत साबित हुई. मेटल्स पे आपका व्यू क्या है, फेरस नॉन फेरस दोनों ही क्लासेस पे सर? देखिए, ऐसा कि फंडामेंटल्स तो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. बट जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये एक तरह की डिसबिलीफ रैली है,
तो डिसबिलीफ रैली में क्या होता है कि रोटेशन होता है सेक्टर्स का, और जो सेक्टर नीचे पड़े होते हैं लोग फिर उनकी तरफ जाते हैं क्योंकि वो ऊपर में मिस कर चुके हैं, तो जो सस्ता लगता है वो ले लेते हैं। तो मेटल में भी यही एक रोटेशन चल रहा है। दूसरा, आज अगर मैं देखूं तो जो मार्जिन्स बन रहे हैं मेटल कंपनीज के वो ठीक ठाक बन रहे हैं, क्योंकि एक कॉस्ट रिडक्शन आया है, एनर्जी कॉस्ट काफी गिर चुकी है, तो उसकी वजह से मार्जिन उतना खराब नहीं है जितना कि कमोडिटी प्राइसेस में जो प्रेशर देखा था हमने। तो मिड साइकिल एक तरह का मार्जिन बन रहा है और मिड साइकिल ही वैल्यूएशन पे ये स्टॉक खड़े हैं। चाइना में क्या होता है उस चीज पे अब डिपेंड करेगा कि ये रैली कहाँ जाती है। तो सबकी उम्मीदें हैं कि चाइना एक बड़ा स्टिमुलस देगा, बट मेरा मानना है कि चाइना अभी जिस तरह से दिखा रहा है रवैया, उन्हें बहुत कुछ करना होगा कि कमोडिटी डिमांड काफी पिकअप हो, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर जो उनका है वो अभी भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है। अभी तक वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें अपनी नीति को बदलना होगा। जो उन्होंने बोला है कि हाउसेस रहने के लिए है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। तो अगर यही नीति रहती है तो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें काफी बबल बाकी है हाउसिंग सेक्टर में, तो वो इतना जल्दी टर्न अराउंड नहीं होगा। और दूसरा, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करनी है तो उन्हें 3% फिस्कल डेफिसिट का जो वो एक सीलिंग लेके चल रहे हैं उसे भी उसको छोड़ना होगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और कल आपने देखा होगा कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं किया है, तो क्योंकि उनकी करेंसी काफी प्रेशर में चल रही है। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कि चाइनीज इकोनॉमी एकदम निकल पाएगी कि कमोडिटीज के लिए बहुत बड़ा कुछ तेजी आ जाए। तो ये एक रोटेशन हो रहा है और रीजनेबल वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट के हिसाब से ही स्टॉक ऊपर नीचे होंगे, बट ऐसा कोई बड़ी रैली दिखाई नहीं दे रही। अच्छा राकेश साहब, मेरी सुई तो आपके पिछले सवाल के जवाब पे रुक गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाजार के दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट्स बैंक्स और आईटी अभी भी कहीं से भी स्ट्रेच नजर नहीं आते। उसमें जाते आते आपने एक बात मेंशन करी कि बैंक से कुछ दिग्गज तो अभी तक चले भी नहीं है। मैं एम एज्यूमिंग ये आजकल जो सबसे बड़ा जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, उसकी तरफ आप हिंट कर रहे थे। अगर वो अजम्पशन सही है तो बताएं एचडीएफसी बैंक पे फिर आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? आप पोर्टफोलियो में भर भर के रख रखा है क्या? भाई ब्रोकरेज तो 2000-2100 रुपए प्लस के टारगेट देने लगी हैं आजकल। देखिए, एचडीएफसी बैंक तो सदाबहार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रही है पिछले 20 सालों से, और अभी अगर मैनेजमेंट के आपने अगर सुना होगा जो उन्होंने कहा है कि अगले 4 साल में राकेश सर एक मिनट, वो आज पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही, मोदी जी बोलते हुए, सीधे रुक करते हैं वहां पे। और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है, और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं, और इसलिए
जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं, तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें,
खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, पीएम मोदी, आज से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरुआत होने जा रही है। 15 सिटिंग्स होंगी, 21 नए बिल्स टेबल होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स भी लाइंड अप होंगे। देखते हैं कितना काम करता है पार्लियामेंट। लेकिन ये इस बार पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, नए वाले में हो रहा है क्या? नई बिल्डिंग क्या विस्टा? इस बार नए सब लोग गृह प्रवेश करा है इन्होंने, वहाला हो गया। अभी जब घुसेंगे सब एमपी तो गृह प्रवेश नहीं करेंगे फिर से? नहीं, अब तो ऐसे करके चले जाएंगे। तो हाँ, पैर छू के चले जाएंगे, तो औपचारिक तौर पे हो ही गया है। हाँ, अच्छा, इस बीच भारतीय बाजारों में जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को खींच कर लेकर आइए भाई साहब। ऑलमोस्ट 2% उछाल के साथ 26-27 के लेवल्स पर, नहीं ठीक है, अभी रिलायंस दिखा दीजिए जरा। 26-27 इस समय ट्रेड करता हुआ। 26-27 मतलब 262 जियो की मूल्यांकन करा। 2890 2890 पे दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ट्रेड कर रहा है। कल क्लोज हुआ था कितने पे? 2841 पे। रिकॉर्ड हाइज, रिकॉर्ड हाइज। अब ये वो जो वैल्यू एस्क्राइब करी उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। ये रिलायंस की चाल। रिलायंस 1.5% अब एडजस्टेड प्राइस प्री ओपन के सेटल होने के बाद से अब तेजी दिखाना शुरू कर दिया। जबरदस्त बुलिशनेस, गजब। जो मतलब कंपनी खुद जो कह रही है कि मेरा इंडिकेटिव प्राइस ये होना चाहिए उस जियो फाइनेंशियल्स का, उससे दुगना प्राइस मार्केट ने डिस्कवर किया। 133 की बात हुई थी, 262 की वैल्यू मिली है। अब इंतजार रहेगा उस दिन का जब लिस्टिंग होगी इसकी, वो इंपॉर्टेंट डे होगा। यस। तो चलिए, खैर मार्केट को सहारा भी वहीं से मिलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फ्लैट है, अदरवाइज तो रेड में हो जाता अगर जियो इतना, रिलायंस इतना ऊपर नहीं होता तो। खैर बहरहाल मार्केट की ये तस्वीर और बहुत सारी घटनाक्रम के बीच में सीधे जोड़ते हैं सर्वेंद्र जी को। आज हेडलाइंस नहीं रखते, समय काफ़ी हम लोगों ने ले लिया ऑलरेडी। सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए होंगे।